हेलो गाइस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इनमें से स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स, इसके साथ साथ में यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह से इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। देखो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम एक फॉर्मूला लिखें हैं, जर्नल फॉर्मूला, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस जो हमने डिस्कस की थी, उनमें वो रिएक्शन डिस्कस की थी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस में हमने डिस्कस की थी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए तो जो रिएक्शंस, इस टाइप की रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड देते थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट कार्बोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर इन्वॉल्व हो केमिकल रिएक्शंस में, उस टाइप की रिएक्शंस। और नेक्स्ट इसमें जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो एल्काइल वाला या एरोमेटिक वाला पार्ट है, इसकी जो रिएक्शंस हैं उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस जो हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड टाइप की रिएक्शंस जो हैं उनसे, जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप कंप्लीटली यूज किया जाता है या यूज होता है। ऐसी रिएक्शंस जो हैं वो 2 रिएक्शंस हैं। फर्स्ट जो है वो रिडक्शन है और सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। रिडक्शन से स्टार्ट करें तो रिडक्शन जो होता है उसको कराने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। देखिए, एक जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो पैटर्न है उसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूं। यहां अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि हमें बात किसके कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड की किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन। मतलब हमें बैक साइड में, बैक डायरेक्शन में रिएक्शन वाली जो है प्रोडक्ट्स, उनको देखना होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर रिडक्शन की बात करें तो इनसे एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, इनसे एल्कोहल्स भी बन सकते हैं, या इनसे एल्केन भी बन सकते हैं। जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस दूर होती जाएगी हमें स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। एल्डिहाइड के अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाना है तो कंपैरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट से भी काम चल जाएगा। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल्स अगर बनते हैं तो आप यहां देख पाएंगे प्राइमरी एल्कोहल्स बनाने के लिए हमें क्या देना होगा, 2 स्टेप में रिडक्शन होगा। मतलब आपको रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्वेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाएगा, या फिर डाइबोरिन लिया जाता है, B2H6 लिया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और साथ में उसका क्या कराया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो जाता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, NaBH4 होता है। वो कंपैरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन इससे नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ओके, यहां तक आपको बात हुई, यहां तक हमारी बात हुई रिडक्शन की। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है वो होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की अगर आप बात करें तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझ लें पहले। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूव होना, रिमूव मतलब नेगेटिव लिख दिया मैंने, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में से, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने RCOOH लिया, अगर इसमें से मैंने क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन कराया, मतलब CO2 रिमूव किया, तो CO2 रिमूव करेंगे तो आप बताओ क्या बचा, RH बना, साथ में CO2 रिमूव हो गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन करने से क्या बनेंगे, यहाँ पे एल्केन बन गया, RH। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे बना। ठीक है, देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं किस तरह से हुआ। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड लिया, और इसका मुझे क्या कराना है, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब मुझे COO निकाल देना है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो
यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं, यहाँ CH3, ये CH3 मैंने लिखा और ये मुझे निकाल देना COOH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। मीथेन मतलब ये फर्स्ट एल्केन सीरीज का, एल्केन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया। साइड में ये Na2CO3 और H2O बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहां एक बात याद रखनी है कि डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए जो रिड्यूसिंग जो एजेंट यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग नहीं सॉरी, जो एजेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम में दो वर्ड हैं, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मतलब क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। इनको 3:1 के रेशो में लिया जाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा उसका 3 पार्ट और कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा उसका 1 पार्ट लिया जाएगा। तो ये सोडा लाइम इसको कहेंगे और ये डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए एजेंट होता है। साथ में इसको हीट किया जाता है, ठीक है, साथ में इसको हीट किया जाता है तो आपके पास एल्केन बन जाते हैं। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर मैं समराइज करके बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे अगर जैसे यहाँ पे CH3COOH लिया मैंने, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 पार्ट में लिया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग सोडियम कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन जब सोडा लाइम से करवाते हैं और हीट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। और एल्केन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि एल्केन में एक कार्बन कम है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, जैसे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, लेकिन यहाँ पे जो एल्केन बना है उसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन। एक और एग्जांपल ले लीजिए और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे बेंजोइक एसिड मैंने लिया और उसकी रिएक्शन मैंने सोडा लाइम से करवाई और हीट किया, तो मुझे क्या फॉर्म होगा आप बता सकते हैं इजीली, C6H5 और ये CO2 जो है निकाल दीजिए, H मतलब यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी और साइड में साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर बेंजीन और बेंजोइक एसिड में आप कंपेयर करें तो बेंजोइक एसिड में 6 कार्बन और एक कार्बन, ये 7 कार्बन है, जबकि बेंजीन में सिर्फ 6 कार्बन है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को डी स्टेप करने के लिए, डी स्टेप मतलब एक कम कार्बन का एल्केन बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एक तो यह है सिंपल रिएक्शन सोडा लाइम से करवा दी जाए, एक रिएक्शन और है जिसको आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब पढ़ के आए हैं, आपको याद है या नहीं है, लेकिन यहां पे हम एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। क्या होता है कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस? कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की जाती है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है, देखो यहां पे क्या लिया जाता है, एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है, मतलब एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट बनाया, सोडियम सॉल्ट बनाया, और उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस इस तरह के टैंक में कराया जाता है। तो फाइनली हमें क्या मिलते हैं, एल्केन फॉर्म होते हैं। एल्केन जो होते हैं, आप ध्यान दें यहाँ पे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, उसके जस्ट डबल नंबर में कार्बन जो होंगे उसके बराबर हमारे पास एल्केन बनता है। तो कैसे बनता है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, भले ही 11th क्लास में, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लो, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। क्योंकि इससे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ ले जाते हैं कि भाई CO2 पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, निकलती है, कैथोड CO2 पे क्या, एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आप कहाँ से देख पाएंगे, मैकेनिज्म से ही देख पाएंगे। तो बात करें हम एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड मतलब ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टर्मिनल है, उसके ऊपर क्या हो रहा है। तो जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट डालेंगे तो वो एनायन और कैटायन वाले पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और एनायन वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो और ये एनायन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाते ही ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा,
और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो देखो कंडीशन क्या बनेंगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन माइनस के फॉर्म में ज़्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से इस इधर की साइड में पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पाई बॉन्ड बन जाता है। तो होगा क्या कि ये जो है ये जो आर के साथ में जो है इसका होमोलाइसिस हो जाता है, और होमोलाइसिस होने से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप के ऊपर चला जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बन जाता है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो ये है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड और बन गया, और इस तरह से CO2 गैस जो है वो किधर रिमूव हो गई, इस एनोड पे रिमूव हो गई। साथ में ही यहाँ एक फ्री रेडिकल बन गया, आर डॉट मतलब ये फ्री रेडिकल बन गया, और CO2 गैस एनोड पर रिलीज हो गई है। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल जैसे ही बना, तो फ्री रेडिकल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ऐसे दो फ्री रेडिकल आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और डाइमराइजेशन करते हैं और फॉर्म करते हैं एल्केन। क्लियर है, एल्केन बन गया। और यहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया ही था, एल्केन जो होता है उसमें जस्ट डबल नंबर होते हैं किसके, एल्काइल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके जस्ट डबल हैं, क्योंकि यहाँ पे दो, ये वाला एल्काइल ग्रुप का ही तो डाइमराइजेशन होकर ये बना है, ये एक और दो यहाँ पे लिए हैं तो दूसरा यहाँ पे, और एल्केन जो होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन अगर हम सोडा लाइम से करवाते हैं तो स्टेप डाउन होता है, और अगर हम कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करवाते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो स्टेप अप होता है। क्लियर, समझ में आया यहां तक? चलिए, ये बात हुई एनोड की। अब कैथोड का भी हालचाल देख लेते हैं भाई, कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो ये एक बार जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो एक आर बना, जैसे एक बन गया, दूसरा आर भी तो इसी तरह से बना होगा, तो एक आर बनने में एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 2 आर बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से किधर की तरफ ट्रेवल करेंगे, इस कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये वाटर का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, और कैथोड पे क्या रिलीज होगी, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में OH माइनस रिलीज हो जाएगा। मतलब क्या है, OH माइनस रिलीज हो रहा है, मतलब क्या है कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, बेसिक नेचर या बेसिक pH जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, या यूं कहें pH जो होती है, pH जो है वो टाइम के साथ में बेसिक होती जा रही है या एल्कलाइन होती जा रही है। क्लियर है, तो ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। आप रिएक्शन तो याद रखें ही, इसके साथ साथ दो चीजें और याद रखें कि एनोड पे CO2 गैस रिलीज होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैकेनिज्म चाहे याद रखना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 3 पॉइंट तो आप जरूर से याद रखें। एक पॉइंट ये भी याद रखें कि ये जो है वो फ्री रेडिकल, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर, चलिए जी आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो है 4th टाइप की, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट में। इसमें 2 रिएक्शन है, फर्स्ट है हेलोजिनेशन और सेकंड है रिंग सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन की बात कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, नेम रिएक्शन है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें होता क्या है ये देखिए, इसमें रिएक्शन करवाई जाती है ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनकी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाएं। क्लोरीन या ब्रोमीन, हेलोजन है, हेलोजन में क्या ले सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन ले लें, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। और सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो क्या फॉर्म होता है, अल्फा पोजीशन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हेलोजन से रिप्लेस या सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, और हमें क्या फॉर्म होते हैं, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। इस रिएक्शन को हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन जब हम हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस करवाते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। क्लियर,
तो इस रिएक्शन को आप याद रखें, और हेल्वोलार्ड जेलेंस्की में क्या रिएजेंट यूज हो रहा है ये ध्यान रहेगा कि हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन शो करते हैं? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये हेलोजनेशन रिएक्शन हुई जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एक हेलोजन एटम से। हेलोजन एटम में क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन आप नेम से समझ रहे हैं कि इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में ये COOH ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग है। तो यहां पे इनकी रिएक्शन जो है वो नाइट्रेटिक मिक्सचर से करवा दी जाए। अब नाइट्रेटिक मिक्सचर जब भी आप आए ना, तो आपको कम से कम इतना याद हमेशा रहना चाहिए कि इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज है वो NO2 माइनस बनती है। ठीक है, तो अब ये NO2 पॉजिटिव बनती है। एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या बनता है, यहां पे एक अटैकिंग स्पीसीज है। अब यहां पे रिएक्शन जो है वो इस रिंग के ऊपर होगी। अब रिंग के ऊपर कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा? ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है दोनों, और ये वाली पैरा पोजीशन है। तो ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सी पोजीशन का हाइड्रोजन रिमूव होके सब्स्टिट्यूट होके NO2 लगेगा, ये डिसाइड करता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप। किस तरह से डिसाइड करता है? यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है। क्यों? रीजन क्या है, समझ लेते हैं। रीजन आपको समझ में आएगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। जैसे ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में COOH फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो -M इफेक्ट शो करता है। -M इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसके? बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को। और इस तरह से रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने से क्या होगा, आप यहां देख पाएंगे कि ये रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगा। और इस तरह से रेजोनेंस होने से आप देख पा रहे हैं कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, मतलब इसकी ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन तीनों पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि इनके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। लेकिन मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है रेजोनेंस की वजह से, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मेटा पोजीशन जो होती है रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इसीलिए अब यहां से आपको पता ही है NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल बना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। किसके पास? ये तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है। कंपैरेटिवली मेटा में कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा से मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो मेटा पोजीशन कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, NO2 का अटैक हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बन जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो इनसे जो NO2 फॉर्म हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, वो मेटा पोजीशन पर जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से Br2 और FeBr3, ठीक है, इनसे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये रिएक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे भी बात कौन सी सेम ही है। जब इलेक्ट्रोफाइल आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ये Br पॉजिटिव लग जाएगा और यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो किसके साथ में बॉन्डेड हो जाता है, कार्बोक्सिल, इसके साथ में बॉन्ड हो जाता है। कौन? फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन, मतलब AlCl3 लेंगे अगर यहाँ FeBr3 की जगह अगर AlBr3 या AlCl3 लेंगे तब ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। क्यों रिएक्शन क्यों नहीं हो पाते, रीजन आपको समझ में आ गया कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में बॉन्ड बना लेता है। क्लियर? लेकिन ये ब्रोमीन की रिएक्शन जब FeBr फेरिक ब्रोमाइड से करवाते हैं तो Br पॉजिटिव फॉर्म होता है अटैकिंग स्पीसीज और वो मेटा पोजीशन पे क्या कर देता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शंस हुई, 4 टाइप की रिएक्शंस हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिफरेंट जो
कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। जैसे मीथेनोइक एसिड की अगर बात करें तो मीथेनोइक एसिड जो है वो रबर इंडस्ट्री में यूज की जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज की जाती है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज की जाती है, लेदर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में, इनमें इन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मीथेनोइक एसिड भरपूर मात्रा में यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें अगर नेक्स्ट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं HCHO, है ना, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड CH3COOH, सॉरी SCOOH, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एसिटिक एसिड बोलें या फिर क्या बोल सकते हो आप, इथेनोइक एसिड। क्या क्या यूज होते हैं इथेनोइक एसिड के? सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, विनेगर में विनेगर की तरह यूज किया जाता है इन फूड इंडस्ट्रीज में। फूड इंडस्ट्री में विनेगर की तरह यूज होता है। मतलब विनेगर तो आप जानते हैं ना 5%, इसको ध्यान रखना, 5% एक्वस सॉल्यूशन, है ना। छोटे मोटे कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनेगर में कितने परसेंट एसिटिक एसिड होता है, तो 5% एसिटिक एसिड होता है, 95% वाटर होता है। लेकिन एसिटिक एसिड है तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? फूड इंडस्ट्री में। चाउमीन वगैरह बनाने के लिए आपको पता है विनेगर यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं, फूड ग्रेड का ये होता है विनेगर। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड, यहां से आपको पता ही चल रहा है इसमें 6 कार्बन हैं। इसका यूज जो है वो नायलॉन 66 एक पॉलीमर है, नायलॉन, है ना, नायलॉन के बारे में पता ही है आपको, फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर। तो नायलॉन 66 बनाने में हेक्सेन डाइओइक एसिड का यूज किया गया। अब यहाँ पे जो 6 है ना, ये एक हेक्सेन डाइओइक एसिड का है, और दूसरा 6 जो है वो दूसरे मोनोमर यूनिट है। दूसरी मोनोमर यूनिट कौन सी होती है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है। तो इसीलिए उसमें भी 6 कार्बन होते हैं, जो सेकंड जो मोनोमर यूनिट होती है। तो हेक्सेन डाइओइक एसिड जो होती है वो नायलॉन 66 या नायलॉन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड जो है, एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड का यूज, एस्टर जो है वो परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का यूज किसमें किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट जो यूज है वो है हायर फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में। तो ये कुछ यूजेस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इस तरह से आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।